So, hello students, good morning once again. So, let's continue atomic structure. We are doing atomic structure, and in atomic structure, we are at the most important point of atomic structure so far as your competition is concerned. As I told you that in atomic structure, Bohr's atomic model is the most important part, and most of the questions of atomic structure are directly or indirectly related to Bohr's atomic model. So it's very important model. And in the previous lecture, we completed fundamentals of Bohr's atomic model, in which we did postulates of Bohr atomic model, origin of Bohr atomic model, then postulates of Bohr atomic model, and then we did some derivation from the postulates, and the first derivation was to determine the radius of stationary orbit. Stationary orbit की radius हमने determine करना सीखा. याद है क्या था वो? हम क्या कर रहे हैं? बोर्स एटॉमिक मॉडल हम कर रहे हैं, और बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमने रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट निकालना सीखा है अब तक. रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट फर्स्ट था, और अगर हम एक बोर एटम कंसीडर करें तो हमने स्टेशनरी ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, 2, 3 के लिए रेडियस निकालना सीखा था, और वो रेडियस का एक्सप्रेशन क्या था? रेडियस फॉर द nth ऑर्बिट ये था a0 n स्क्वायर अपॉन z. ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेशन. अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. मान लो यहां पे रिवॉल्व कर रहा है. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट इन स्टेशनरी ऑर्बिट. The next is to determine speed of electron, at what speed electron revolves around the nucleus. So our next derivation is going to be about speed of electron. आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होता है बोर्स ऑर्बिट में, और उससे रिलेटेड कुछ और बातें. तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने बोर्स पोस्टुलेट में देखा था कि एंगुलर मोमेंटम क्या था? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π. अगर यहां से हम स्पीड का एक्सप्रेशन सेपरेट करें तो ये स्पीड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा nh अपॉन 2π mr, और रेडियस को यहां से लाके सब्स्टिट्यूट करना है, ये वाला टर्म. तो रेडियस को अगर ऊपर से सब्स्टिट्यूट करें देन व्हाट इट विल बी? इट विल बी nh डिवाइडेड बाय 2π. m r इज a0 n स्क्वायर अपॉन z. एक n से n कैंसिल हो जाएगा, z न्यूमरेटर में जाएगा. सो इट कैन बी रिटन एज h अपॉन 2π m a0 into z अपॉन n. सही है ना? z अपॉन n. z अपॉन n को मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा है? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर की जितनी भी क्वांटिटी है
ब्रैकेट के बाहर की जो भी क्वांटिटी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, पाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए नॉट, दे आर ऑल कांस्टेंट. So only variable in this equation is z, which is atomic number, and n, that is ऑर्बिट नंबर. यही दो वेरिएबल है. और अगर यही दो वेरिएबल है तो बाहर वाले ये सभी कांस्टेंट को हम एक न्यू कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट बिकम्स v नॉट इनटू z upon n, and that is the expression for speed of electron in a Bohr orbit. ये बोर ऑर्बिट में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन है. v इज इक्वल टू वी नॉट जेड अपॉन एन. यहां पे ये v नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको हम याद रखेंगे. दिस v नॉट इज 2.18 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड. इसको याद रखना है. एटॉमिक स्ट्रक्चर के एंड में इस तरह के टोटल 9 इक्वेशन मैं आपको दूंगा, जिसको अपने नोटबुक में एक जगह एक बॉक्स बना के लिख लेना है और इसको याद रखना है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में डेरिवेशन हमेशा हम नहीं कर सकते हैं. तो अगर फॉर्मूला और कांस्टेंट याद हो, देन इट इज very easy to attempt the questions, numerical questions especially of atomic structure. So V0 is this. So speed of electron in a Bohr orbit is V0 z upon n. Let us analyze it. Suppose let z is 1. What it is? Hydrogen. N is 1. What it is? First orbit. अगर इस इक्वेशन में z इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर दें, देन v विल बी v नॉट, विच इज 2.18 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड. So this constant is nothing but the speed of electron in the first orbit of hydrogen atom. वैसे ही जैसे ए नॉट हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस होता है, उसी तरह से वी नॉट क्या है? हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड है. सो इट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर फॉर्मूला याद हो तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं होता. अब इसमें वेरिएबल क्या है? z और n. सो डोंट एक्सपेक्ट वेरी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? एक आध करके देख लेते हैं. डिटरमिन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन third orbit of say helium ion. अब हीलियम आयन के थर्ड ऑर्बिट में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना है. सिंपल. क्या होगा? हम लिखेंगे V3 for He plus, and that will be equal to V naught 2.18 10 का पावर 6 into Z for helium. Z is 2, atomic number helium का 2 होता है, upon n orbit number third. So 2 into 2.18 divided by 3, so 4.36 divided by 3, 4.36 divided by 3 into 10 का power 6, it will be approximately how much? 1.4 into 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड. That's it. So स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हमने सीख लिया कि किसी भी बोर ऑर्बिट में
इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी। एक और बात देखो, दिस स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू z, it is proportional to z, proportional to atomic number. Greater the value of z, greater will be speed of electron. जितना ज्यादा z का वैल्यू होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की। सही है ना। तो अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और इन सब के स्पीड इन फर्स्ट ऑर्बिट, केवल हमने z को वेरिएबल रखा है, n सब के लिए 1 रखा है। अगर कंपेयर करें तो क्या होगा स्पीड का ऑर्डर, greater the value of atomic number, greater will be the speed. And it is inversely proportional to orbit number. Orbit number के ये inversely proportional है। इसका मतलब क्या हुआ कि greater the value of n, smaller will be speed. n का बड़ा होने का मतलब क्या हुआ कि हम अगर n 1 से 2 करते हैं, 3 करते हैं तो न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस से हम जितना दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम होते जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड मैक्सिमम कब होती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस एंड as it moves away from nucleus, its speed and related phenomena like kinetic energy all decreases. Correct? तो इस पॉइंट को भी हम नोट करेंगे कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक speed decreases as we move away from nucleus. So electron is fastest in first orbit and it slow down if we move away from the nucleus. तो ये तो है रिलेटेड टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब स्पीड से रिलेटेड कुछ और बातें कैलकुलेट की जा सकती है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है number of revolutions made by an electron in 1 second in a given stationary orbit. सिंपल शब्दों में अगर कहें कि 1 सेकेंड में किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर लगाता है, कितना राउंड लगाता है, राउंड पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जरा फ्रीक्वेंसी के लिए हम पहले डेरिवेशन क्वालिटेटिवली और उसके बाद फिर उस पर एक न्यूमेरिकल भी करके हम देखेंगे। सो लेट अस गो फॉर फ्रीक्वेंसी। नोट कर लिया ना आप सबने। सो लेट अस मूव फॉर डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन बोर ऑर्बिट। Frequency of electron in a Bohr orbit is number of revolutions made by an electron in 1 second. So frequency of
इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम फिर से एक बोर एटम कंसीडर करें और इसके किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की बात करें जिसका रेडियस सपोज करो r है, बोर रेडियस r है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन वन रिवॉल्यूशन क्या होगा? सरकमफेरेंस होगा कि नहीं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 second, 1 second, sorry, 1 second नहीं, 1 revolution will be how much? 2 pi r. Circumference, distance traveled in 1 revolution. सपोज करो 1 सेकेंड में n राउंड लगाता है, 1 सेकेंड में n राउंड लगाता है अगर इलेक्ट्रॉन, तो 1 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? n टाइम्स 2 पाई आर। एक राउंड में 2 पाई आर, 2 राउंड में 2 इंटू 2 पाई आर, 10 राउंड में 10 इंटू 2 पाई आर, तो n राउंड में n इंटू 2 पाई आर, वेयर व्हाट इज n? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। सही है ना? 1 सेकेंड। So number of revolutions made by an electron in 1 second को अगर हम फ्रीक्वेंसी बोल दें, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन number of revolution in 1 second, 1 second अगर n है, 1 सेकेंड में n, तो ये बताओ कि डिस्टेंस इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू n हो जाएगा कि नहीं? 1 राउंड में इतने डिस्टेंस, तो 2 राउंड में इंटू 2, तो n राउंड में 2 पाई आर इंटू n। सो डिस्टेंस इन 1 सेकेंड इज 2 पाई आर इंटू n, और 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसी को तो स्पीड कहते हैं। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड इज 2 पाई आर इंटू फ्रीक्वेंसी विच विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। होगा या नहीं? Distance in 1 second is a speed, and that is equal to 2 pi r into n. Speed is what? Speed is what? चलो फिलहाल v ही रखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जिसे हम कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ राउंड पर सेकेंड, इसको कुछ बुक एफ भी, स्मॉल एफ भी लिखता है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v अपॉन 2 पाई r। है या नहीं? v is the total distance in 1 second, 2 pi r is distance in 1 round, तो टोटल डिस्टेंस को डिस्टेंस इन 1 राउंड से डिवाइड कर दो, सिंपली फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें, v और r का एक्सप्रेशन पीछे से रख दें, देन व्हाट इज v? व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज, अगर याद हो, v नॉट इंटू z अपॉन n, z अपॉन n डिवाइडेड बाय 2 पाई r, r इज व्हाट? a नॉट n स्क्वायर अपॉन z। z को न्यूमरेटर में ले जाओ तो ये बन जाएगा v नॉट z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई
ए नॉट 2 पाई ए नॉट n का पावर 3 हो जाएगा। अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है, z और n, v नॉट कॉन्स्टेंट a नॉट कॉन्स्टेंट है या नहीं? तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी विल बी सम कॉन्स्टेंट f नॉट इंटू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब, जहां पे ये एफ नॉट एक कांस्टेंट है और इसको याद रखना है, दिस एफ नॉट इज 6.55 इंटू 10 का पावर 15। छह सौ 6.55 इंटू 10 का पावर 15। तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की एक सेकंड में कितना राउंड इलेक्ट्रॉन लगाएगा इन ए गिवन बोर ऑर्बिट। तो ये अगर याद रखेंगे तो आसानी रहेगी। फिर से, फॉर z इज इक्वल टू 1 वाट हाइड्रोजन, n इज इक्वल टू 1 वाट फर्स्ट ऑर्बिट, what will be frequency? f naught 6.55 into 10 का पावर 15। And what is this? Round per second, revolution per second. So this constant is nothing but the number of rounds, number of revolutions made by an electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom. Correct? Now, how this frequency is related to atomic number and orbit number. This frequency is directly proportional to atomic number. Frequency. This frequency is directly proportional to z square. So we can say that in the same Bohr orbit, frequency will be greater for the heavier element. जितना ज्यादा z की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, सही है ना, क्योंकि इट इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। तो अगर फिर से हमसे कहा जाए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन सब की फ्रीक्वेंसी कंपेयर करो से फर्स्ट ऑर्बिट में F1, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Z ग्रेटर विल बी द फ्रीक्वेंसी। इसको लॉजिकली भी हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि Z इंक्रीज होने से क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड क्या होता है, V नॉट Z अपॉन n। तो अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, और अगर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन फास्ट चलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज्यादा होगा तो एक सेकंड में ज्यादा राउंड लगाएगा, जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा राउंड लगाएगा एक सेकंड में, सही है या नहीं? सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है Z इंक्रीज होने से, और इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ऑल्सो दिस F is inversely proportional to cube of n, inversely proportional to cube of n। ये क्यूब ऑफ ऑर्बिट नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऑर्बिट नंबर इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। देखो इसका सिंपल लॉजिक है याद रखने का। अगर हम n को इंक्रीज करें, अगर हम n को इंक्रीज करें, ऑर्बिट नंबर अगर हम यहां से यहां चले जाएं, तो बताओ सरकमफेरेंस बड़ा हो जाएगा कि नहीं? और सरकमफेरेंस अगर बड़ा हो जाएगा तो एक चक्कर लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो एक चक्कर लगाने में अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो एक सेकंड में कम चक्कर लगेगा कि नहीं? अगर सरकमफेरेंस इंक्रीज हो गया तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं? ये तो सिंपल है ना।
याद रखने के लिए कि इंक्रीजिंग n increases circumference and therefore will decrease the frequency, will decrease the number of rounds made by electron in 1 second in any Bohr orbit. बात समझ में आ रही है सबको कि क्या हुआ फ्रीक्वेंसी? अब फ्रीक्वेंसी में एक आध कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं. सो लेट अस सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन फ्रीक्वेंसी. डिटरमिन revolution made by an electron in 1 minute in fourth Bohr orbit of हीलियम. हीलियम के फोर्थ बोर ऑर्बिट में 1 मिनट में इलेक्ट्रॉन कितना चक्कर लगाता है. हमने तो एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी का निकाला है. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड निकाल लो और उसके बाद टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे. सही है ना? सो फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट? फोर्थ ऑर्बिट. सो इसको हम F4 बोलेंगे. इट विल बी F0 into Z square upon N cube. So F0 Z square. Z is what? हीलियम के लिए 2. 2 square upon N cube. N is what? Fourth Bohr orbit. 4 का power 3. So it is F0 into 4 upon 64. So 1 by 16. It is RPS, revolution per second. So in 1 minute, number of round will be what? This multiplied by 60. So a revolution per minute will be what? 60 into F0 into 1 by 16. So 4 4 ja 16, 15. So 15 by 4 F0. 15 upon 4 F0. F0 की वैल्यू रख देते हैं. So 15 upon 4 into 6.55 into 10 का power 15. So it will be somewhere around how much? 15. So approx 4 6 24 26. So it will be somewhere around 2.6 into 10 का power 16 RPM revolution per minute. अगर आपसे कहा जाए पर आवर निकालो तो वो भी कर सकते हो. समझ गए? दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी के बाद एक क्वांटिटी इसी से रिलेटेड होता है, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड वो टाइम होता है जितने टाइम के लिए जितना टाइम इलेक्ट्रॉन को लगता है एक चक्कर लगाने में. Time period is the time taken by electron to complete one revolution. One revolution complete करने में इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगता है that is called time period. So let us go for that. सबसे पहले ये है क्या? तो अभी मैंने बताया कि it is the time taken to complete one revolution इन स्टेशनरी ऑर्बिट. एक स्टेशनरी ऑर्बिट में एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. तो एक लाइन लिख सकते हैं, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट
to complete one revolution in a stationary orbit. एक स्टेशनरी ऑर्बिट में वन राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या है. फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड. एफ इज रिवॉल्यूशन, या कह सकते हैं एफ revolution in 1 second. तो 1 revolution in 1 upon f second, यही है टाइम पीरियड. f revolution 100 revolution in 1 second, तो 1 revolution in 1 by 100. 1000 revolution in 1 second, so 1 revolution 1 upon 1000 second. So f revolution in 1 second, so 1 revolution is 1 upon f second, and that is the time period. और अभी अभी हमने फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन निकाला था ना. तो अगर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन याद है, तो हम सीधा उसका इनवर्स ले सकते हैं. क्या था फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन? एफ नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब. ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एफ नॉट इंटू एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर. जाके देखो वो क्या था. एफ इज इक्वल टू था एफ नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यू. तो जब इनवर्स लेंगे तो 1 अपॉन एफ नॉट एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर. और इसको अगर एफ नॉट कॉन्स्टेंट है तो ये भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा. ये आता है 1.5 इंटू 10 का पावर -16 इंटू, यहाँ थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, ये आएगा 1.5 इंटू 10 का पावर -16 एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर. समझ गए? तो ये एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसी का. समझ गया? दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी, दैट दिस इज द टाइम टेकन फॉर 1 revolution बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी बोर ऑर्बिट. तो टाइम पीरियड इसी को बोलते हैं. तो इट विल बी 1 upon f, which is 1.5 into 10 का पावर -16 NQ upon Z square, expression for the time period. इन सबको लेके एक सिंपल सा न्यूमेरिकल और कर लेते हैं एंड देन नेक्स्ट होगा एनर्जी ऑफ ए स्टेशनरी ऑर्बिट. कहा जा रहा है इफ एवरेज लाइफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट of hydrogen atom is 1 nanosecond. Determine number of revolution made by electron during its stay in third orbit of hydrogen. सिंपल है. आगे चल के हम देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम के लिए और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट ही इलेक्ट्रॉन का मोस्ट लाइकली मोस्ट सुटेबल घर होगा.
उसके अलावा अगर किसी में रखेंगे तो वो इतने ही टाइम के लिए रहेगा, कहाँ गया 1 नैनो सेकेंड एंड लाइक दैट, और फिर वो वापस आ जाएगा अपने ओरिजिनल फर्स्ट ऑर्बिट में। अब थर्ड ऑर्बिट में उतने टाइम में कितना राउंड लगाएगा, तो 1 सेकंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तो हम निकालना जानते ही हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी अगर निकाल लें थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो रिवॉल्यूशन आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो इतने सेकंड में इनटू टाइम कर देंगे। सो फ्रीक्वेंसी F3 हाइड्रोजन एटम के लिए कितना होगा, F3 हो जाएगा F0 इंटू Z² अपॉन NQ, Z² अपॉन NQ, सो F3 by 9, सॉरी F0 by 9, ये आ गया फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। Then how many revolution in 1 nanosecond? Nanosecond is 10 का power minus 9. So number of revolution in 1 nanosecond. 1 nanosecond is 10 का power minus 9 second. Will be how much? F0 upon 9 into 10 raised to the power minus 9. Value रखो, F0 is 6.65 into 10 का power 15 into 10 का power minus 9 divided by 9. It will be approximately, देखो 9 minus 9 और 15, so it will be plus 6. प्लस 6 में से भी एक पावर इधर दे दो, 66 कर दो, देन 7, it will be around 7.4 into 10 का पावर 5 रिवॉल्यूशन। तो इस लेक्चर में आज हमने सीखा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है। देन हमने सीखा फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, और उस पर कुछ हमने क्वेश्चंस वगैरह ट्राई किए। यही थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिफिकल्ट पोर्शन इनिशियली फर्स्ट हैंड में लगता है, लेकिन याद रखना ये इतना बड़ा डिविडेंड पे करने जा रहा है कि आप सरप्राइज हो जाओगे। 12th क्लास में फिजिक्स में एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है मॉडर्न फिजिक्स, और उसका 80% यही है एटॉमिक स्ट्रक्चर। पूछ लेना किसी फिजिक्स वाले। तो आज अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ के जाओगे तो केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे, और 12th में फिजिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स का भी क्वेश्चन आप अभी से कर दोगे। सो कंसंट्रेट ऑन बोर्स एटॉमिक मॉडल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम स्टेशनरी ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांजिशन एनर्जी, ये सब सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, सो थैंक यू।